आत्माओं ने बसाया हकीकत का नगर। हम में से अधिकांश आत्माओं के वजूद वाले फ़लसफ़े को कोरी बकवास तया मनगढ़ंत मानते हैं, लेकिन आथा की कहानी जैसे फिर हमें रुककर सोचने के लिए विवश कर देती है। दिवंगत होने पर आथा अपने पीछे धरोहर के रूप में छोड़ गया था 5 रेल मार्ग, पोर्ट आथा बंदरगाह, पोर्ट आथा नहर और करोड़ों की अकृत दौलत। आथा कहा करता, या मेरी सफलताओं और मेरा आर्थिक साम्राज्य प्रेतात्माओं के अस्तित्व का प्रमाण है। समय आथा की उम्र यही कोई 18 वर्ष थी। संयुक्त राज्य अमेरिका पूरा नाम था आथा एडवर्ड स्टिलवेल। अपने घर के पास स्थित चर्च में वह अक्सर शाम को जाता। उन दिनों वहाँ कोई सामाजिक कार्यक्रम चल रहा था। एक दिन उसे नृत्य में भाग लेने के लिए रुक जाना पड़ा। एक अत्यंत रूपसी तरुणी उसका साथ देने के लिए आगे बढ़ी। नृत्य समाप्त होने पर दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। आथा ने औपचारिकतावश उस सुंदरी से उसका नाम पूछा। 3 के निवासी आथा का एक माध्यम भरा जादुई स्वर उभरा, जेनी बड। जेनी वड। आथा ने एक बार इस नाम को दोहराया और फिर पूछा, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? दिया, जेनी वीववुड। आथा की आंखों में आंखें डालते हुए तरुणी ने जवाब ये सुनकर आथा एकदम से खामोश हो गया, जैसे दूर कहीं खो गया हो। पहले तो जेनी कुछ समझ न पाई, फिर उसने मन ही मन अंदाजा लगाया कि शायद आथा शर्मिला युवक है। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर भी आथा की खामोशी नहीं टूटी। वह विस्मय विमुग्ध रह गया। जेनी कोई प्यारा सा गीत गुनगुनाती हुई अपने घर चली गई। आथा चर्च से सीधा घर आया। उसने अपनी पुरानी डायरी खोजनी शुरू की। काफी खोजने पर डायरी उसे मिल गई। वह डायरी के पन्ने पलटने लगा। उसमें उसे उस लड़की का नाम लिखा हुआ मिल गया। आथा ने ही उसका नाम लिख रखा था, जेनी वीववुड। ठीक 4 साल पहले उसने ये नाम अपनी डायरी में किसी के बताने पर लिखा था, लेकिन उसे एक क्षण के लिए भी यह विश्वास नहीं हुआ था कि जेनी वीववुड नामक लड़की से कभी उसकी मुलाकात होगी। और ठीक पूर्व घोषित समय पर। लेकिन अब आथा ने इस घटना को बड़ी सहजता से लिया। उसने सब कुछ किस्मत के हवाले छोड़ दिया। जो होगा देखा जाएगा। दरअसल आथा की यह कहानी बहुत पहले से शुरू होती है, बल्कि यूं कहिए कि उसके बचपन से ही। जय आथा छोटा सा बालक था, तभी से प्रेतात्माओं ने उसे संदेश देने शुरू कर दिए थे। उन आत्माओं की संख्या 6 थी, जिनमें से 3 आत्माएं इंजीनियरों की, एक आत्मा अर्थशास्त्री की, एक लेखक की और एक आत्मा बी की थी। आत्माएं जब बालक आथा से संपर्क करती तो वह सोचते सोचते तंद्रा में चला जाता और आत्माएं उससे बात करने लगतीं। आथा के जीवन में यह अलौकिक एवं रहस्यमय प्रसंग निरंतर चलता रहा। जब आथा 15 वर्ष का हुआ तो एक रात आत्माओं ने उसकी तंद्रावस्था में उससे कहना शुरू किया, जेनी वीववुड, जेनी वीववुड, जेनी वीववुड। आथा ने पूछा, ये किसका नाम है? कौन है ये? आत्माओं ने उत्तर दिया, यह उस रूपसी का नाम है, जिससे 4 साल बाद तुम्हारा विवाह होगा। आथा ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, मैं तो जेनी नाम की किसी लड़की का नाम तक नहीं जानता। आज पहली बार यह नाम सुन रहा हूँ। आत्माओं ने उसे आश्वस्त किया, कोई बात नहीं, जब समय आएगा तो जान जाओगे। तुम्हें उसी लड़की से शादी करनी है, आज से 4 साल बाद। ये तय है, इसे कोई टाल नहीं सकता। उस रात आथा ने अपनी डायरी में जेनी वीववुड का नाम नोट कर लिया था, और अब अनायास ही जेनी वीववुड से उसकी मुलाकात हो गई। जेनी उसे अच्छी भी लगी। क्या सचमुच इसी लड़की से मुझे शादी करनी पड़ेगी? आथा सोचने लगा। विश्वास करने के लिए उसके पास कोई तर्क नहीं था। बस यहीं से आथा के संपूर्ण जीवन को उन आत्माओं ने संचालित करना शुरू कर दिया। जेनी से आथा की फिर मुलाकातें हुई। दोनों एक दूसरे के समीप आते गए और एक दिन दोनों विवाह बंधन में बंध गए। आत्माओं की भविष्यवाणी सच साबित हो गई। जेनी के साथ उसके दाम्पत्य संबंध बड़े मधुर रहे। उसे अपनी पत्नी से कभी कोई शिकायत नहीं हुई। विवाह के कुछ दिनों बाद ही आथा को नौकरी मिल गई। वह माल ढोने वाली एक कंपनी में $40 मासिक वेतन पर भाड़ा बाबू नियुक्त हो गया था। उसकी गृहस्थी बड़े मजे में चल रही थी, क्योंकि वह लेशमात्र भी महत्वाकांक्षी नहीं था। आथा तो अपनी जिंदगी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट था, लेकिन शायद उसके जीवन का मार्गदर्शन करने वाली आत्माओं को चैन नहीं था।
एक रात आत्माओं ने उससे संपर्क करके प्रेरित करते हुए कहा, पश्चिम की ओर जाओ, पश्चिम की ओर जाओ और रेलमार्ग बनाओ। रेलमार्ग तुम्हें बनाना ही होगा। अपने विवाह की भविष्यवाणी सच हो जाने से आथा को उन रहस्यमयी आत्माओं पर विश्वास हो गया था, लेकिन अब पश्चिम की ओर जाकर रेलमार्ग बनाने की बात आथा को असंभव सी लगी। इसलिए उसने आत्माओं के इस दिशा निर्देश को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन आत्माएं उसके पीछे पड़ गईं। वे बार बार उसे यही निर्देश देती रहीं। आथा मानसिक रूप से परेशान हो गया। वो उसे दुःस्वप्न मानकर चप्पी साध लेता। 2 साल तक यही सिलसिला चलता रहा। आत्माएं उसे प्रेरित करती और वह खामोश रहता। आत्माएं क्यों उसी को परेशान कर रही थीं, यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। फिर वह समय भी आ गया जब आत्माओं ने आथा की नींद हराम कर दी। हर दूसरी तीसरी रात आत्माएं उसे परेशान करने लगीं। उन्हें बस एक ही रट लगी थी कि पश्चिम की ओर जाओ और रेलमार्ग बनाओ। आथा अपना सिर पीट लेता। ऐसी ही एक रात आजे जाकर उसने अपनी पत्नी से कहा, जेनी, बुरा ना मानना, मैं अलग कमरे में सोना चाहता हूँ। पति की यह बात जेनी को कुछ अजीब तो लगी, पर वह देख रही थी कि इधर कुछ दिनों से उसका पति बड़ी बेचैनी में रात बिता रहा था। जेनी ने आथा से कई बार पूछा था कि उसकी बेचैनी की वजह क्या थी, लेकिन आथा ने कभी कुछ नहीं बताया था। जेनी बड़ी समझदार थी। उस रात उसने कुछ पूछना उचित नहीं समझा और चुपचाप दूसरे कमरे में आथा का बिस्तर लगा दिया। ये देखकर आथा ने उसे दिलासा दिया, नाराज न होना जेनी, अभी तो नहीं, पर कुछ दिनों बाद तुम्हें इसकी वजह बता दूंगा। अब एकांत पाकर उसने आत्माओं की उस अनोखी मंडली से तर्क करते हुए कहा, मैं न तो इंजीनियर हूँ, न मेरे पास इतनी पूंजी है और न मैं इस संबंध में कुछ जानता हूँ। तुम लोग क्यों मुझे पागल कर देना चाहते हो? आत्माओं ने उसे फिर विश्वास दिलाया, ये सब तो हमारी जिम्मेदारी है। तुम घबराओ मत, सारी चिता छोड़ दो और पश्चिम की ओर जाओ। पश्चिम की ओर जाओ, राहत मिलती जाएगी। अब बेचारा आथा क्या कहता। मजबूर होकर आथा ने नौकरी छोड़ दी और पश्चिम की ओर कंसास शहर चला गया। वहां पहुंचकर उसने कई कंपनियों में नौकरी की। उनमें से कुछ कंपनियां दलाली का धंधा करती थीं तो कुछ पैसे के लेन देन की व्यवस्था। आथा ने परिश्रम और लगन से काम करके कुछ पूंजी बना ली। जल्दी ही उसने रोजगार और धन कमाने के दांव पेंच भी सीख लिए। अब उसे कुछ कुछ रास्ता नजर आने लगा था। आत्माएं बीच बीच में उससे संपर्क करती रहती थीं। उन्हीं के मार्गदर्शन में कार्य करते हुए आथा ने कंसास सिटी बैट लाइन नामक कंपनी स्थापित की और अपने जीवन के 26वें बसंत में पहुंचते पहुंचते लाखों का आदमी हो गया। बड़े बड़े इंजीनियर उसके बनाए हुए नक्शे देखकर हैरत में पड़ जाते कि यह मामूली पढ़ा लिखा आदमी भला ये सब काम कैसे कर लेता है। ये रहस्य सिर्फ आथा जानता था और उसकी पत्नी, जिसे उसने कंसास शहर आने से पहले सब कुछ बता दिया था। आथा प्रायः अपनी पत्नी से कहता, ये आत्माएं जब चाहती हैं, मेरा मार्गदर्शन करने आ धमकती हैं। लोग कहते हैं कि मैं बहुत अच्छे नक्शे बनाता हूँ। मैं कैसे लोगों को समझाऊं कि नक्शे में नहीं, इंजीनियरों की आत्माएं बनाती हैं। मैं तो बोर्ड पर कागज लगाकर रख देता हूँ। देखो, ये नोट्स और ये नक्शे। तुम भी देखो जेनी, यह मेरा हमतलेस नहीं है। सब कुछ वही आत्माएं करती हैं। एक रात गहरी तंद्रा में होकर आथा ने चिरपरिचित आवाज में सुना, कंसास से मैक्सिको तक रेलवे लाइन बनाओ। कैनमास से मैक्सिको तक। ये प्रस्ताव मुनकर आथा खुशी से उछल पड़ा। उसे लगा कि यह तो विलक्षण योजना है। ऐसा होने पर पश्चिमी अमेरिका के किसानों का मैक्सिको की साड़ी के बंदरगाहों से सीधा संपर्क जुड़ जाएगा। फिर उसने आत्माओं ने हट परियोजना के बारे में कोई विचार विमर्श नहीं किया। उसने रेलवे लाइन को गाल्वेस्टन के बंदरगाह पर ले जाकर समाप्त करने की योजना बनाई और काम में जुट गया। आत्माओं ने उसे बताया कि वो योजना ठीक नहीं, लेकिन आथा ने उनकी बात नहीं मानी। इसका परिणाम ये हुआ कि आथा अचानक बीमार पड़ गया। इसी दौरान एक रात आत्माओं ने उसे सलाह दी, रेलवे लाइन को गाल्वेस्टन मत ले जाओ, तुम तबाह हो जाओगे। आथा ने जोर देकर कहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैं रेलवे लाइन को गाल्वेस्टन के सिवा और कहाँ ले जा सकता हूँ? मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वहाँ तो कोई दूसरा बंदरगाह ही नहीं है।
आत्माओं ने उसे सुझाव दिया, खुद अपने नाम से नया शहर आबाद कर लो और उसका नाम रखो पोर्ट आथा। ये सुनकर तो आथा झल्ला उठा, अब मेरे पागल होने में कोई शक नहीं है। लोग मुझे क्या कहेंगे? क्या वे यह नहीं कहेंगे कि मैं अहंकारी हूँ और कामयाबी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है? कैंसास के लोग निश्चय ही मेरा मजाक उड़ाएंगे और मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। एक दिक्कत ये भी है कि मैंने गाल्वेस्टन में जमीन का सौदा पक्का कर लिया है। यहाँ के व्यापारियों से बात कर ली है और पैसे की भी व्यवस्था कर चुका हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि वे मेरे दुश्मन बन जाएंगे और मुझे अदालत में ले जाकर खड़ा कर देंगे और तब मेरी हालत देखने लायक होगी। आथा की बात में दम था, लेकिन आत्माएं तो भविष्य भी देख रही थीं। उन्होंने दृढ़ता से कहा, लोगों को हंसने दो, तुम उनकी परवाह मत करो। अदालत में भी जीत तुम्हारी होगी। अपने को तबाही से रोको। देखो गाल्वेस्टन का भविष्य देखो। तभी आथा का ध्यान अपने कमरे में टंगी हुई गाल्वेस्टन शहर की तस्वीर की ओर गया। उसने साफ साफ देखा, तस्वीर धुंधली होती हुई मिट सी गई और फिर थोड़ी देर बाद पहले जैसी हो गई। उसमें अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त लोग दिखाई पड़ने लगे। इतने में ही लाड़ी की ओर से एक भयंकर तूफान आया। मकानों की छतें, ईंटें टट टूटकर हवा में गिरने लगीं। भयानक काली आंधी सब लील गई। लोग बेहाल होकर शरण की सोच में बेतहाशा इधर उधर भागने लगे। इतने पर भी विनाशलीला समाप्त नहीं हुई। आथा देखता रहा कि लाड़ी के पानी में भारी ज्वार आया। समचे शहर ने जल समाधि ले ली। सब कुछ तहस नहस हो गया। इस दुखद घटना की देखने के लिए वहां कोई नहीं बचा, न आदमी न पशु, और वे आलीशान इमारतें भी नहीं रहीं। ये सारा दृश्य फिल्म की रीलों की भांति आथा की आंखों के आगे से गुजर गया। फिर उसकी तंद्रा टूट गई और गाल्वेस्टन शहर की तस्वीर भी पूर्ववत हो गई। अब आथा ने पक्का निश्चय कर लिया कि रेलवे लाइन का रास्ता बदलना ही होगा। उसने आत्माओं द्वारा बताई गई सारी परती जमीन खरीद ली और वहीं पर उसने पोर्ट आथा शहर बसाने की घोषणा कर दी। ये सुनकर गाल्वेस्टन के व्यापारियों के होश उड़ गए। उन्होंने सोचा था कि नई रेलवे लाइन की वजह से उनका व्यापार तरक्की कर जाएगा, पर उनकी दृष्टि में विश्वासघाती आथा उनकी सारी आशाओं पर पानी फेर रहा था। अतः उन्होंने मिलकर उसके खिलाफ मुहिम तैयार की। हालांकि आथा ने लाख समझाया कि तुम लोग गाल्वेस्टन छोड़ दो, इसका अंत निकट आ गया है, पर वे नहीं माने। उन्होंने भूस्वामियों और बैंकरों से मिलकर सरकार के सामने आथा की शिकायत की। आथा सारे विवादों और विरोधों को झेल गया। अंत में उसी की जीत हुई। अब आथा नया नगर बसाने के काम में लग गया। उसकी योजना पूरी हो चली और फिर बस गया उसका नगर, ख्वाबों का नहीं, हकीकत का। सरकारी जलसे के साथ उसके नाम पर पोर्ट आथा शहर का नामकरण हुआ। आप ताज्जुब करेंगे कि पोर्ट आथा के आबाद होने के ठीक 4 दिन बाद ही भयंकर समुद्री तूफान आया। पानी की लहरें इतनी ऊंची और तेज उठी कि गाल्वेस्टन की इमारतों से जा टकराईं। समूचा बंदरगाह नष्ट हो गया। ये सारी विध्वंस लीला कुछ कुछ वैसी ही घटित हुई जैसी कि आथा ने अपनी तंद्रा में देखी थी। यूं तो तूफानी लहरें पोर्ट आथा तक भी आईं, पर थकी और सुस्त पड़ गई लहरें नए शहर के पांव पवार कर लौट गईं। आथा ने 80 वर्ष से भी अधिक की लंबी उम्र पाई। जीवन के अंतिम दिनों में उसने साहित्य की रचना भी की। कवि और लेखक की आत्माओं के मार्गदर्शन में उसने लगभग 30 किताबें लिखीं। अपने इस लंबे जीवन में उसने अकूत धन और यश अर्जित किया। 26 दिसंबर 1928 को दिवंगत होने पर आथा अपने पीछे धरोहर छोड़ गया था। 5 रेल मार्ग, पोर्ट आथा बंदरगाह, पोर्ट आथा नहर और करोड़ों की दौलत। आथा की ये जीवंत स्मारक आज भी अमेरिका में विद्यमान है। मामूली शिक्षा प्राप्त और $40 मासिक वेतन की नौकरी करने वाले भाड़ा बाबू आथा ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो कभी अकूत दौलत का मालिक छह न जाएगा और उसका यश सारी दुनिया में फैल जाएगा। आथा कहा करता था, मेरी सफलता और मेरा आर्थिक साम्राज्य प्रेतात्माओं के अस्तित्व का प्रमाण है। हाँ, एक बात और, अपने जीवन के अंतिम क्षण तक भी आथा ये कभी नहीं जान पाया कि ये तथाकथित आत्माएं उस पर इतनी मेहरबान क्यों थीं।